हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनाकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के बीच पिनाकल पब्लिकेशन की एसएससी एग्जाम स्पेशल 6500 प्लस जीएस क्वेश्चन है और इसी बुक के वीडियो सॉल्यूशन के साथ हम लोग अपनी क्लास में जो है भैया लगातार इसके वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं। 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू बुक इस वीडियो में इस बुक में जो है चैप्टर वाइज जो है आप सबको कंप्लीट क्वेश्चन दिया गया है और इसके साथ साथ टॉपिक वाइज भी है। ये चैप्टर वाइज के साथ साथ आप सब देखेंगे टॉपिक वाइज भी है ये अवेलेबल, और हिंदी माध्यम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी आप सबके लिए अवेलेबल है। एसएससी के अपकमिंग 2024-25 एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल बुक आप सबके लिए रहने वाली है। ठीक है, चलिए अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। जैसा मैंने आप सबसे कहा कि इसका हम लोग कर रहे हैं भाई वीडियो सॉल्यूशन, और हिस्ट्री की हमारी क्लास चल रही है। 325 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहले पढ़ चुके थे। 326 नंबर क्वेश्चन के साथ अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। क्या लिखता है? 326 नंबर क्वेश्चन है, हु असेंडेड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? मोहम्मद बिन तुगलक, महमूद तुगलक, खुसरो खान और मुबारक खान। गयासुद्दीन तुगलक जो है ये फाउंडर हुआ था तुगलक डायनेस्टी का, फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। कब की बात है? तो इसने खिलजी वंश के अंतिम शासक जो हुआ था खुसरो खान को पराजित करके 1320 में जो है भाई 1320 ईस्वी में इसने स्थापना करी थी। 1320 से लेकर 1325 तक ये रहा। 1325 में जोना खान के द्वारा बनाया गया लकड़ी का महल में दबकर जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। जोना खान, कई बार तो पेपर में कहा है कि उसके षड्यंत्र के कारण जो इसकी मृत्यु हो गई थी 1325 में। अब खुसरो खान जो है ये लास्ट रूलर था खिलजी डायनेस्टी का, लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश का अंतिम शासक हुआ ये। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसके बाद राजा बनता है। इसका शासन आप सबको अगर पूछे तो आप सब कह सकते हैं कि भाई 1325 से लेके 1351 तक इसका शासन रहता है। इसके शासन में दो बड़ी बातें होती हैं। इस समय की अगर मैं बात करूं तो चलो तीन लिख लो। एक तो 1333 का समय याद करोगे, एक 1336 का समय याद करोगे और एक 1347 का समय याद करोगे। 1333 में क्या हुआ था? अफ्रीकी देश मोरक्को का यात्री इब्न बतूता, इब्न बतूता जो है भारत आता है। 1336 में क्या होता है? 1336 में भाई विजयनगर की स्थापना होती है, विजयनगर, विजयनगर की स्थापना करते हैं हरिहर और बुक्का। जबकि 1347 में जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना, बहमनी एम्पायर की स्थापना की जाती है हसन गंगू के द्वारा, और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से वो राजा बनता है। और हसन गंगू के नाम से कई बार पेपर में दिखता है, क्योंकि बहमन नाम आते हैं तो सब लोग समझ जाते हैं कि हसन गंगू, आप सब इसमें ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो आप सब देखेंगे यहाँ से आप सबका जो ऑप्शन होगा वो ए सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये राजा बनता है, गद्दी पर बैठता है। आगे बढ़ाते हैं क्लास को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Who among the following appointed Aziz Kumar a wine distiller to high administrative post? निम्नलिखित में से किसने जो है अजीज खुमर, एक वाइन डिस्टिलर था यानी शराब बनाने और बेचने वाला, को ऊंचे प्रशासनिक पद पर बैठाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद तुगलक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने या फिरोज शाह तुगलक ने? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक ने भैया अजीज खुमर को एक ऊंचे प्रशासनिक पद पर बैठाया था। अब नए नए क्वेश्चन आए हैं तो ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये सेकंड रूलर हुआ था खिलजी डायनेस्टी का और सबसे लंबा शासक करता है, सेकंड रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। कब से कब तक इसका शासन रहता है? तो 1296 से लेकर 1316 तक इसका शासन रहता है। हम लोग पीछे पढ़ के आए, इसने सीरी को अपनी कैपिटल बनाया था, सीरी को अपनी कैपिटल, ध्यान रखोगे भाई, सीरी को अपनी राजधानी बनाता है। मोहम्मद बिन तुगलक सही आंसर हो जाएगा। जलालुद्दीन खिलजी जो है ये फाउंडर हुआ था खिलजी डायनेस्टी का, फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश की जो है स्थापना करता है।
कब की बात है? तो 1290 में गुलाम वंश के अंतिम शासक तैमूर को हराकर। फिरोज शाह तुगलक जो है ये तुगलक वंश का शासक हुआ, तीसरा शासक पढ़ के आते हैं, थर्ड इंपोर्टेंट रूलर में आप सबने देखा। इसका शासन जो है वो कब से कब तक रहता है? 1351 से लेकर 1388 तक जो है फिरोज शाह तुगलक का शासन रहा था। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद नामक कई नगरों की स्थापना की, 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी करवाया और अलग से जो है इसने एक कृषि के लिए एक अलग से इरिगेशन या सिंचाई टैक्स भी इसने वसूल करा। एक अलग से सिंचाई टैक्स जो है, जो कि उपज का कितना होगा 1/10, ये भी इसने लिया है अलग से। इसके साथ साथ इससे आप एक और पॉइंट भी ध्यान रख सकते हैं, इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लगाया था, ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लगाया था इसने। ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई? 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अजीज कुमर जो एक वाइन डिस्टिलर था, इसको एक ऊंचे प्रशासनिक पद पर बैठाने का काम करता है मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे ज्यादा एजुकेटेड था पूरे सल्तनत काल में, सबसे ज्यादा शिक्षित और विद्वान इसे बताया गया है, लेकिन दूसरों के सुख के प्रति उपेक्षा भाव रखता था, इसलिए इसे रक्त पिपासु भी कहा गया है। नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर अपॉइंटेड लाढ़ा एंड पीरा टू गार्डनर्स टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। निम्नलिखित में से किस शासक ने लाढ़ा और पीरा नामक 2 जो बागवान थे उनको उच्च प्रशासनिक पद पर जो है वो नियुक्त करा था? सेम जैसे हम लोग पढ़ के आए हैं पीछे, वैसे ही मोहम्मद तुगलक जो है भाई इनको ऊंचे प्रशासनिक पद पर पहुंचाने का काम करता है। खिजर खान जो है ये फाउंडर था सैयद डायनेस्टी का, फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी खिजर खान। मोहम्मद तुगलक इसका आंसर हो गया है। बहलोल लोदी कौन था? ये फाउंडर था लोदी डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी भाई, लोदी वंश का संस्थापक होता है और समय है 1451 का। इसका शासन 1451 से लेकर 1489 तक रहता है, जबकि लोदी डायनेस्टी का शासन जो है 1451 से लेकर पानीपत के पहले युद्ध यानी 1526 तक रहता है। ठीक है। इल्तुतमिश आप जानते हैं ये स्लेव वंश का शासक हुआ था, गुलाम वंश का, स्लेव डायनेस्टी से था, गुलाम वंश का। इल्तुतमिश का शासन जो है 1211 से लेकर 1236 तक रहा। चलो खिजर खान हम लोग पढ़ के भी आते हैं। खिजर खान का मकबरा जो है अगर पूछे तो सोनीपत हरियाणा में हो गया है, मकबरा सोनीपत हरियाणा में है, सोनीपत हरियाणा में खिजर खान का मकबरा है। तैमूर के सेनापति था भाई ये, तैमूर की सेना में था ये खिजर खान। तैमूर का हमला आप सबसे पूछता है कि तैमूर ने भारत पर हमला कब करा था? तैमूर ने भारत पर हमला कब करा? तो आप कहोगे 1398 में तैमूर ने भारत पर हमला किया था। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद जियाउद्दीन बर्नी wrote his chronicle first in 1356 and another version dash year later। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना क्रॉनिकल पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके वर्ष बाद लिखा था। दूसरी बार जो है भैया कितने वर्ष बाद लिखा इसने जियाउद्दीन बर्नी ने? तारीख फिरोजशाही की रचना कौन करता है? जियाउद्दीन बर्नी। तारीख फिरोजशाही, फिरोजशाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी करता है। पहला क्रॉनिकल इसने 1356 में लिखा था और जो सेकंड था भाई इसका वो इसने 1358 में लिखा था। आप मुझे बता सकते हो कि इस समय भारत में किसका शासन चल रहा था? इस समय भारत में किसका शासन चल रहा था? अगर गुलाम वंश पढ़ के आते हो तो 1206 से लेके 1290 तक शासन रहा। खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से लेके 1320 तक शासन रहा। तुगलक वंश की बात करोगे तो 1320 से लेके 1398 तक शासन रहा। यानी किसका वंश का शासन था इस समय? इस समय दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासन चल रहा था। तुगलक डायनेस्टी का इस समय शासन चल रहा था भाई। और ये बहुत बार पूछा भी गया है, सीजीएल में आया था कि जियाउद्दीन बर्नी ने जो अपना क्रॉनिकल 1356 में पहली बार लिखा था, दूसरी बार कब लिखा था? 1358 में। नेक्स्ट पे आते हैं। Who among the following Moroccan traveler came to India during the reign of मोहम्मद बिन तुगलक? निम्नलिखित में से कौन मोरक्को यात्री, अफ्रीकी देश मोरक्को का यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया? अब्दुल रज्जाक, अल मसूदी, सुलेमान अल ताजुरी और इब्न बतूता। तो भाई अभी पहले भी पढ़ के आ चुके हैं और हम लोग कोशिश करते हैं अपनी क्लास में हर एक क्वेश्चन को 2-3 बार रख दिया जाए आप सबके सामने, अलग अलग वे में, अलग अलग क्वेश्चनों में,
ताकि वो चीजें आप सबके लिए क्लियर होती चले। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसके समय में इब्न बतूता 1333 में भारत आता है और सुल्तान इसे आने के बाद दिल्ली का काजी नियुक्त कर देता है। और भाई दिल्ली का काजी जो है भाई ये सुल्तान के बाद न्याय करने वाला दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी होता था। इब्न बतूता ने एक पुस्तक भी लिखी है जिसमें इसने अपना पूरा यात्रा वृत्तांत लिखा है, यात्रा वृत्तांत। इस पुस्तक का नाम है रिहला। रिहला बुक जो है इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है। अब्दुल रज्जाक जो है ये फारस का यात्री था, फारस का यात्री था अब्दुल रज्जाक। और ये जो है विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर की यात्रा पर आता है। तो ये विजयनगर की यात्रा पर आया था अब्दुल रज्जाक, ध्यान रखेंगे आप सब। ऐसे ही अगर आप सबसे किसी दरबार में पूछे जाते हैं तो हम लोग पहले पढ़े हैं मेगस्थनीज जो है ये किसके दरबार में था, तो मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। मेगस्थनीज की पुस्तक क्या थी, इंडिका। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। किसके दरबार में था भाई, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। 305 में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है। बेटी कार्नेलिया की शादी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। संधि होती है, काबुल, कंधार और हेरात मकरान 4 प्रांत मिल जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। और उसी के राजदूत के रूप में मेगस्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है। उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। मौर्य वंश के इतिहास के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। यह प्रधानमंत्री था इसका चाणक्य, जो इसको नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराने में सहायता करता है, बाद में प्रधानमंत्री बनता है। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य के द्वारा, एक ही बात है, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था, पुस्तक पॉलिटी की थी लेकिन नाम अर्थशास्त्र है। चलो आगे बढ़ाओ क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। इसके बाद Who among the following was not a ruler of the तुगलक डायनेस्टी? निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? मोहम्मद बिन तुगलक। इतने सारे क्वेश्चन मोहम्मद बिन तुगलक पे पूछे गए हैं। रुकनुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो है ये कौन था? He was the founder of तुगलक डायनेस्टी। ये था फाउंडर। और इसका शासन जो रहता है कब से कब तक रहता है इसका शासन, तो आप कहोगे 1320 से लेके 1325 तक शासन रहता है। उसके बाद है मोहम्मद बिन तुगलक, जूना खान था वाले, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से राजा बना। 1326 से 1325 से लेके 1351 तक इसका शासन रहा था। फिरोज शाह तुगलक उसके बाद आता है, 1351 से लेके 1388 तक शासन करता है। ये तो तीनों ही थे, इसका मतलब केवल तुगलक नाम हो जाने से राजा नहीं है। ये रुकनुद्दीन तुगलक था जो राजा नहीं था। इसलिए हम सबसे पूछा यही है कि निम्नलिखित में से कौन सा तुगलक वंश का शासक नहीं था? आप कहोगे रुकनुद्दीन तुगलक जो है ये तुगलक वंश का शासक नहीं था। इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का बी सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन पे आएंगे आप सब, यहां से बी सही होगा। नेक्स्ट देखो, which of the following is the correct chronological order of the rulers of the Tughlaq dynasty who ruled over Delhi from the year 320 to 1414? निम्नलिखित में से कौन सा क्रमानुसार तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है जिन्होंने 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन करा था? अब बीच में जो है मैंने आपको हमेशा कहा है कि 1320 तो याद ही रख लो, लेकिन 1320 से लेके कहा 1398, ठीक है। और इस समय जो है भारत पर हमला कौन करता है? तैमूर। तैमूर का हमला होता है और सत्ता बिखर जाती है। और पेपर में एसएससी ने क्वेश्चन बनाया कि भाई तैमूर के हमले के समय भारत या दिल्ली सल्तनत में से इसका शासन लगभग समाप्त हो गया था। तो आप आंसर करते हैं ये था आपका तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश का शासन जो है वो समाप्त हो गया था। और बाद में खिजर खान जो है वो 1414 में सैयद वंश की स्थापना करता है। जो 3 आप लोग पढ़ के आए हैं, सबसे पहले क्या था? गयासुद्दीन। गयासुद्दीन जो है ये कौन था? ये था फाउंडर, ठीक है भाई। दूसरे नंबर पे कौन बना था? बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। सेकंड वन था गयासुद्दीन, पहले नंबर पे था। इसके बाद तीसरे नंबर पे था फिरोज। चाहे भैया तुगलक वंश से कितने ही कुछ बन जाएं, लेकिन सर्वाधिक जो क्वेश्चन है जो बनेंगे वो सारे के सारे इन्हीं पर बनेंगे। ये तीसरे नंबर पे हो गया है। और अब यही सब आपको ऑप्शन मिलेंगे घुमा फिरा के। गयासुद्दीन पहले नंबर पे है, फिरोज शाह तुगलक तीसरे नंबर पे बनता है, मोहम्मद बिन तुगलक दूसरे नंबर पे बनता है। ये करेक्ट ऑर्डर नहीं है, तो हम कहेंगे
ऑप्शन ए आंसर नहीं है। फिरोज शाह तुगलक बना है, फिरोज शाह तुगलक जो तीसरे नंबर पे है, मोहम्मद बिन तुगलक दूसरे नंबर पे है, गयासुद्दीन तुगलक पहले नंबर पे। भैया ये उल्टा बना हुआ है, गयासुद्दीन तुगलक पहले नंबर पे है, मोहम्मद बिन तुगलक दूसरे नंबर पे है, फिरोज शाह तुगलक तीसरे नंबर पे है। बिल्कुल ये सही वाला है। मोहम्मद बिन तुगलक देखोगे आप दूसरे नंबर का, फिरोज शाह तुगलक तीसरे नंबर का, गयासुद्दीन तुगलक पहले नंबर का। 2 3 1 गलत हो गया है। ठीक है भाई, ये रिवर्स ऑर्डर हो गया है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर मिला आप सबको? ए, ये वाला सी वाला ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आप सब देख पा रहे हैं भाई यहाँ चीजें किस तरीके से पूछी जा सकती है पेपर में। जरूरी यही है कि आप सबको कंप्लीट जानकारी उनकी होनी चाहिए, बिल्कुल क्रोनोलॉजी के हिसाब से है। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सिटी ऑफ तुगलकाबाद? निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की? पहला ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। तो भाई किसने स्थापना करी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने जो है दिल्ली की पहाड़ियों पर जो भाई एक नए शहर की स्थापना करी, तुगलकाबाद नामक है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है, गयासुद्दीन तुगलक जो है ये फर्स्ट ऐसा शासक हुआ था भाई, पहला रूलर था, फर्स्ट रूलर जिसने नहरों का निर्माण करवाया। नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक था सल्तनत काल का। ठीक है भाई, नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा? इसने भैया कृषि का एक विभाग स्थापित कर दिया, यानी कृषि विभाग की स्थापना इसने करी थी अमीर कोही के नाम से। ठीक है, अमीर कोही के नाम से। जबकि जो फिरोज शाह तुगलक हुआ था उसने भी 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। ये 3 ही शासक तो पढ़ के आते हो इंपोर्टेंट वाले। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह ने क्या करा था? इसने भी 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया, बहुत सारे नगरों की स्थापना करी और इसके साथ साथ जो है भाई इसने एक सिंचाई कर भी इंट्रोड्यूस करा था। अलग से जो है एक सिंचाई कर लगाया इसने, जो कितना होता था? उपज का 1/10, उपज का 1/10 जो इसने सिंचाई टैक्स कि भाई हमने या हमारे पूर्वजों ने ही तो है नहरें बनवाई, तो सिंचाई के लिए वो सबसे उपयुक्त साधन हुआ, तो हमें सिंचाई टैक्स भी चाहिए एक, तो ये भी इन्होंने लिया था। तो तुगलकाबाद नगर की स्थापना जो किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर करोगे गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? द आंसर गयासुद्दीन तुगलक। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास, नेक्स्ट पे आओ। During the rule of which of the following dynasty did Temur or Tamerlane invade India in 1398 AD? निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान तैमूर या तैमरलेन ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करा था? 1398 में करा था। तो गुलाम वंश जो रहा ये 1206 से लेके 1290 तक रहता है। सैयद वंश जो है ये 1414 से 1451 तक रहता है। तुगलक वंश में इसी क्वेश्चन के लिए लिखता हूं कि 1320 से 1398 याद कर लो। ठीक है, वो पूछेगा आप सबसे कि निम्नलिखित में से किस वंश का शासन जो है वो समाप्त हो गया था? शासन समाप्त हो गया था तुगलक वंश का। ठीक है, और खिलजी वंश का शासन जो है ये तो 1290 से 1320 तक रहता है। तो आंसर तो आप पहले ही जानते थे, तैमूर के हमले के बाद। और तैमूर का ही जो है वही सेना में सेनापति पढ़ के आते हैं खिजर खान, जो कि 1414 में सैयद वंश की स्थापना करता है। सैयद वंश की स्थापना की थी इसने। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू डैश? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से डैश में स्थानांतरित कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को कहां से कहां स्थानांतरित कर दिया था? चुनार, जौनपुर, मुर्शिदाबाद और दौलताबाद। तो भाई कहां किसने स्थापित कर दिया था? तो इस बार आप सबसे पूछा है मोहम्मद बिन तुगलक ने कहां पे स्थानांतरित कर दिया था? तो दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित कर दी इसने, दौलताबाद। और इसकी स्थापना या कब स्थानांतरित करी थी राजधानी इसने? तो इसने जो है भैया कब राजधानी स्थानांतरित करी थी? 1358 में।
1358 में जो राजधानी है वो यहाँ स्थानांतरित कर दी थी। इस समय के साथ आप इसको ध्यान भी रख सकते हो, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थानांतरित कर दी थी राजधानी। सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक का तो शासनकाल ही जो है वो कब से कब तक रहता है, 1325 से लेके 1351 तक रहता है। तो हाँ, मुझे जो पहले लगा था ना, वही 1327 में इसने राजधानी जो है स्थानांतरित कर दी थी, ठीक है। 1327 में दौलताबाद को राजधानी बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके समय की और भी घटनाएं तो आप सबको बताई थी। 1333 में जो है मोरक्को का यात्री इबन बतूता भारत आता है, इबन बतूता आया था। 1336 में जो है हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने विजयनगर, दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और 1347 में जो है अलाउद्दीन बहमन शाह ने, हसन गंगू जिसे कहा गया, बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी थी, बहमनी साम्राज्य, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट पे आओ। विच सुल्तान एस्टेब्लिश्ड सेपरेट डिपार्टमेंट दीवान ए आमिर ए कोही टू टेक केयर ऑफ एग्रीकल्चर। किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग से विभाग बनाया, दीवान ए अमीर ए कोही। देखो, सल्तनत काल में मैं पहले बता चुका आप सबको कि सैन्य विभाग होता है एक सबसे महत्वपूर्ण, जिसकी स्थापना की गई थी। तो सैन्य विभाग की स्थापना किसने करी थी? बलबन ने, बलबन ने करी थी। वित्त विभाग अगर पूछे आप सबसे, वित्त विभाग की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा वित्त विभाग की स्थापना की गई थी। जबकि अगर आप सबसे पूछे दासों के लिए विभाग बनाया था दीवान ए बंदगान, तो उसकी स्थापना जो है किसने करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। इसके समय में दास सर्वाधिक थे, फिरोज शाह तुगलक ने। पेंशन विभाग भी बनाया था भाई। तो यहाँ जो है मोहम्मद बिन तुगलक होगा आपका सही आंसर, क्योंकि अमीर कोही जो है कृषि भाग के बारे में पूछा गया है, जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी भाई। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। खिजर खान सैयद वंश का फाउंडर हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी जो है ये खिलजी वंश का फाउंडर हुआ था, फाउंडर था ये खिलजी वंश का, फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। और ये फाउंडर था सैयद वंश का। फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी, ठीक है। चलो आगे बढ़ाएं, नेक्स्ट पे आओ। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक वाज द गवर्नर ऑफ डैश ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान डैश का राज्यपाल था। कहां का राज्यपाल था? गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कहां का राज्यपाल था? राजस्थान, पंजाब, कश्मीर और बंगाल। ये पंजाब का राज्यपाल था गयासुद्दीन तुगलक। और अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी का समय कब से कब तक था? तो आप सब जानते हैं 1296 से 1316 तक था। और ये पंजाब का था भाई। इसने खिलजी वंश का अंतिम शासक हुआ खुसरो खान को पराजित करा था, खुसरो खान को हराया था इसने, और एक नए राजवंश की स्थापना करी थी जिसका नाम था तुगलक वंश। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखिएगा, Who was the first ruler of सैयद डायनेस्टी। सैयद वंश का संस्थापक या पहला शासक कौन हुआ था? खिजर खान, अलाउद्दीन आलम शाह, मोहम्मद शाह, मुबारक खान। तो बहुत आसान हुआ, कई बार ये बताया जा चुका। खिजर खान जो है वो सैयद वंश का पहला शासक हुआ था। 1414 में स्थापना करी थी इसने। ये तैमूर को नियमित रूप से टैक्स भेजता था भाई। 1414 में इसने स्थापना करी थी नए राजवंश की। नेक्स्ट देखो, विच लोधी रूलर्स 489 AD टू 1517 AD दैट रियल नेम वाज निजाम खान। किस लोधी शासक ने 1489 से 1517 ईस्वी तक इसका वास्तविक नाम था निजाम खान शासन करा था? बहलोल लोधी। लोधी आप सबको दिखाई दे रहे हैं, तो ये वाला तो ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। लोधी वंश में तीन, जैसे मैंने कहा ना आप सबको कि तीन आपको तुगलक में याद रखने हैं, तीन ही आपको लोधी में याद रखने हैं। बहलोल लोधी कौन था? ये फाउंडर था लोधी वंश का, फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। और इसका शासन जो है वो कब से कब तक रहता है? तो भाई 1451 से लेके जो है 1489 तक इसका शासन रहा। इसके बाद बनता है सिकंदर लोधी। 1489 से 1517 AD तक ईस्वी तक इसका शासन रहा। इब्राहिम लोधी 1517 से लेके 1526 तक शासन करता है।
1526 आप सब जानते हैं पानीपत का पहला युद्ध हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का पहला युद्ध होता है। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। फाउंडर ऑफ लोधी हो गया है सिकंदर लोधी ने एक काम और करा था भाई, 1504 में आगरा की स्थापना करता है। 1504 में इसने आगरा की स्थापना करी थी। 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना करी थी, ध्यान रखेंगे, आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये। नेक्स्ट पे आते हैं, डबल डोम फीचर ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। इंडो इस्लामिक वास्तुकला के दोहरे गुंबद वाली विशेषता, दोहरे गुंबद वाली विशेषता जो है दिल्ली सल्तनत के किस वंश द्वारा शुरू की गई थी? दिल्ली सल्तनत के किस वंश के द्वारा इसे शुरू किया गया था? स्लेव, खिलजी, तुगलक और लोधी डायनेस्टी। तो किस वंश के शासक के द्वारा जो है डबल डोम जो फीचर था इंडो इस्लामिक का, इसको शुरू किया गया था? सही हो जाएगा, लोधी डायनेस्टी के द्वारा इसे शुरू किया गया था। लोधी डायनेस्टी के द्वारा इसे शुरू किया गया। इसका शासन 1451 से 1526 तक रहता है। और फाउंडर कौन हुआ था? बहलोल। पेपर में आता है, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? दिल्ली पर पहला अफगान राज्य, प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय, अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो आंसर होगा बहलोल लोधी को जाता है भाई। नेक्स्ट पे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर सिकंदर लोधी फाउंडेड आगरा। सिकंदर लोधी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना करी थी? तो ये अभी बताया आप सबको, 1504 में सिकंदर लोधी जो है वो आगरा की स्थापना करता है। 1504 में सिकंदर लोधी का शासन कब से कब तक रहता है? तो 1489 से लेकर 1517 तक जो है इसका शासन रहता है। लोधी वंश में समय, गजे सिकंदरी का मापन के लिए इसने एक प्रचलन चलाया था, गजे सिकंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ फिर इसके बाद, Who was the last सुल्तान ऑफ लोधी डायनेस्टी? खिजर खान, ये फाउंडर था सैयद का। देखो अब तक तो आप सबके माइंड में सेट हो चुका होगा, फाउंडर ऑफ सैयद। सिकंदर लोधी अभी पढ़ के हैं, इसके बाद बढ़ता इब्राहिम 1526 सॉरी 1526 को जो है भाई पानीपत के युद्ध हुआ था और इसमें इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका शासन जो है वो 1517 से लेकर 1526 तक रहता है। 21 अप्रैल को जो है पानीपत का फर्स्ट बैटल होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और पानीपत के पहले युद्ध में सल्तनत काल का पहला शासक हुआ जो युद्ध स्थल में मारा गया। और बहलोल लोधी जो है ये फाउंडर हुआ था लोधी वंश का, फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। लोधी वंश का क्या हुआ था भाई? संस्थापक, ध्यान रखेंगे आप बहलोल लोधी को, ठीक है भैया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद हम लोग, बहलोल लोधी वाज सक्सीडेड बाय हिज सन डैश अंडर द टाइटल ऑफ सुल्तान सिकंदर शाह इन 1489। 1489 से लेकर इसका शासन कब तक रहा? 1517 तक। एक पेपर में पूछा था कि भैया कौन सा निम्नलिखित में से लोधी वंश का शासक है जिसका नाम था निजाम खान? तो आंसर आया था सिकंदर लोधी। इस बार कह रहा है कि कौन जो है बहलोल लोधी के बाद शासन करता है जो सिकंदर शाह लोधी के नाम से 1489 में गद्दी पर बैठा था? उसका आंसर है निजाम खान। क्या आंसर कर देंगे भाई आप यहाँ? निजाम खान हो जाएगा। ये बहलोल लोधी, बहलोल शाह, ये शेर शाह, खिजर खान है। ऑप्शन हिंदी गड़बड़ हो गई है भाई, ठीक है। खिजर खान, बहलोल शाह और शेर शाह। नेक्स्ट देखो, इब्राहिम लोधी वाज डिफीटेड बाय डैश इन द बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526 में, दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। पानीपत का थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत। पहले युद्ध में किसकी हार होती है? तो इब्राहिम लोधी की हार हुई थी। इब्राहिम लोधी कौन हराता है भैया? बाबर हराता है और मुगल वंश की स्थापना होती है, फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। 1556 में जो है अकबर हराता है किसे? हेमू को हराता है। हेमू विक्रमादित्य, विक्रमादित्य इतिहास में उपाधि हुई, टोटल 14 विक्रमादित्य हुए। अंतिम विक्रमादित्य रेवाड़ी का शासक हेमू विक्रमादित्य हुआ। यही हेमू अक्टूबर 1556 में
मुगल सेना को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हुआ। 1761 में जो है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध हुआ। मराठा और अहमद शाह अब्दाली, इसमें मराठों की हार होती है भाई। नेक्स्ट पे आओ इसके बाद फिर, द डैश सल्तनत इज रूल्ड बाय द सर्की डायनेस्टी। डैश सल्तनत पर सर्की राजवंश का शासन रहता है। सर्की राजवंश का शासन रहता है भाई। सर्की डायनेस्टी की स्थापना जो है 1394 में होती है और मलिक सरवर के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। सर्की राजवंश का संस्थापक कौन हुआ? मलिक सरवर के द्वारा सर्की राजवंश की स्थापना की जाती है। इनका शासन कहाँ रहा था? आगरा पे। नाना, आगरा पे नहीं रह सकता, आगरा की स्थापना ही 1504 में होती है। मैंने तो 1394 लिखा है यहाँ पे। दिल्ली, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस समय जो है तैमूर का हमला हो रहा था भाई 1398 में, तो तुगलक वंश का शासन चल रहा है। और भरतपुर में नहीं है, तो जौनपुर जो हो गया है भाई, यहाँ सर्की राजवंश का शासन हुआ और 1394 में मलिक सरवर जो है सर्की राजवंश की स्थापना करता है, जौनपुर पर जिसका शासन रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद। नेक्स्ट पे आओ, नेम द फ्रेंच ज्वेलर हु ट्रेवल्ड इंडिया एट लीस्ट 6 टाइम ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा करी थी। तो कम से कम 6 बार जो भारत की यात्रा करता है उस मुगल जौहरी का नाम क्या है? जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर जो है ये 6 बार भारत की यात्रा करता है। और मुगल शासन काल में ही जो है पहला कैप्टन हॉकिंस जो है फर्स्ट अंग्रेज हुआ था जो भारत आता है। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस, आप नाम ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद हम लोग। 1609 में आया था ना, उस समय जहांगीर का शासन चल रहा था। Which of the following statement related to the मुगल एम्पायर इन इंडिया इज और आर करेक्ट? भारत में मुगल साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? स्टेटमेंट फर्स्ट है, द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत मार्क द बिगिनिंग ऑफ अकबर्स रूल एंड ऑल्सो द हिज टेरिटोरियल एक्सपेंशन। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि अकबर की बात की जाए तो अकबर जो है वो शासक करता है, राजा बनता है 1556 में। और पानीपत का दूसरा युद्ध भी कब होता है? 1556 में। ये पानीपत के दूसरे युद्ध के साथ ही अकबर के शासन और उसके क्षेत्रीय विस्तार की भी शुरुआत हुई थी। तो बिल्कुल सही पॉइंट है ये। सेकंड भी है स्टेटमेंट बी, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज हिस्टोरिक बैटल फोर्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर इन जून 1576। बिल्कुल, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच होता है। महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। हाँ बिल्कुल सही बात है, अकबर उस समय शासन कर रहा था। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका मतलब दोनों ही कथन सही हो गए हैं। तो हम लोग करेंगे भैया ऑप्शन बी सही आंसर। बोथ ए एंड बी, दोनों ही कथन यहां सही है। नेक्स्ट पे आ जाओ इसके बाद, द मुगल्स वर डिसेंडेंट ऑफ डैश फ्रॉम देयर फादर्स साइड। मुगल अपने पिता की ओर से डैश के वंशज थे। मुगल अपने पिता की ओर से किसके वंशज थे? मोहम्मद गोरी के वंशज थे, तैमूर के, चंगेज खान के और महमूद गजनवी के। तो मुगल अपने पिता की ओर से जो तैमूर के वंशज थे और मंगोल चंगेज खान के जो हैं भाई ये माता की ओर से थे। माता की ओर से चंगेज खान के वंशज थे, जब पिता की ओर से ये तैमूर के वंशज थे। महमूद गजनवी से पढ़ के आते हो 1000 से लेके 1027 के बीच जो है इसने कुल 17 बार भारत पर हमला करा। 17 बार हमला करा था। सबसे फेमस पढ़ के आते हैं 1025 में सोमनाथ का। सोमनाथ के मंदिर को इसने लूटने का काम करा था। जाटों ने फिर इसे लूटने का काम करा था और महमूद गजनवी का अंतिम अभियान जाटों के विरुद्ध ही था। और फिर क्या था? मर गया फिर, है ना। 17 बार ये कुल भारत पर हमला। मोहम्मद गोरी हम लोग पहले ही पढ़ के आ चुके हैं भाई। 91, 92, 94। 91 में तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। 92 में तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी की जीत होती है। 1194 में चंदावर का युद्ध जयचंद की हार होती है इसमें। और फिर अपने जीते हुए प्रदेश जो है अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर अपने प्रदेश वापस लौट जाता है और वहीं से फिर स्लेव वंश की स्थापना होती है, क्योंकि गुलाम को सौंप कर गया था ना। नेक्स्ट देखो इसके बाद, Which Mughal ruler was overthrown by the British and sent to exile in Burma after the revolt of 1857? 1857 के विद्रोह के बाद किस मुगल शासक का अंग्रेजों ने तख्ता पलटकर उसे बर्मा में निर्वासन के लिए भेज दिया था? 1857 में शाहजहां,
अरे ये तो बिल्कुल ही काट दोगे ना। शाहजहां का शासन तो जो है वो 1627 से 1657 तक रहता है। कहाँ बात हो रही है 1857 की। बहादुर शाह प्रथम नहीं, तो उस समय कौन था शासक? बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर? 1857 की क्रांति में जो है भाई ये नेतृत्व करता है हुमायूं के मकबरे में। इसने अपने परिवार के संग शरण ले रखी होती है। वहां पे अंग्रेज अधिकारी आता है जिसका नाम था हडसन। तो बहादुर शाह जफर भी एक पूरे मतलब कि शेरो शायरी में थे। तो हडसन भी उसी अंदाज में कहता है कि ए जफर अब बाहर निकलो भाई, ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। तो जफर कहते हैं कि कलियों में जब तक बू रहेगी हिंदुस्तान की, तेग ए लंदन तक चलेगी, कलियों में जब तक बू रहेगी हिंदुस्तान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। कलियों में जब तक बू रहेगी हिंदुस्तान की, तख्त लंदन तक तेग चलेगी भाई। तो उसके बाद जो है फिर उन्हें बर्मा में भेज दिया जाता है, जहां बहादुर शाह जफर की जो है 1862 में 1862 में मृत्यु हो जाती है। रंगून भेजा जाता है 1862 में इनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। कितना बदनसीब है जफर, 2 गज जमीन ना मिली कोहिनूर के लिए, तो है ना। तो 2 गज जमीन भी इसे जो है भारत में नहीं मिल पाती है, तो वहां भेज दिया जाता है दफन नूर के लिए। 2 गज जमीन भी नहीं मिली, दफन नूर। तो ये बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में हो जाती है भैया, रंगून, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। द ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज कॉल्ड। पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था डैश को कहा जाता है। मुगलों के द्वारा जो चलाई गई थी क्या थी? इक्ता प्रणाली थी ना? ना, इक्ता प्रणाली तो किसने चलाई थी? ये तो सल्तनत काल में पढ़ के आते हो, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा इसे चलाया गया था। रेतवाड़ी मनसबदारी प्रथा पढ़ के आते हैं। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत तो पढ़ के आते हैं, अकबर ने करी थी भाई। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो अकबर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन जो होगा सी सही आंसर, सी सही आंसर हो जाएगा। रेतवाड़ी जो प्रथा है, व्यवस्था है, इसकी शुरुआत जो है मद्रास में की गई थी थॉमस मुनरो के द्वारा। थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में, 1820 में। जबकि महालवाड़ी जो सिस्टम हो गया है, इसकी शुरुआत जो है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। हेस्टिंग्स ने इसकी शुरुआत करी थी। कहां पे शुरुआत करी थी? तो पंजाब और आगरा का जो क्षेत्र रहा था, क्योंकि उस जब अंग्रेजों के अधीन आ गया था पंजाब, तो उसके बाद से भी आगरा को ही इसका केंद्र बनाया गया था। तो यहाँ पे महलवाड़ी सिस्टम शुरू होता है। मद्रास में रेतवाड़ी सिस्टम की शुरुआत जो है थॉमस मुनरो के द्वारा की जाती है। एक और नाम भी आता है, रीड करके नाम आता है, अंग्रेज अधिकारी। मनसबदारी प्रथा अकबर के समय हम लोग पढ़ के आते, तो वहीं से मुगलों की हो गई है। तो पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व जो है वो निर्धारित करने के लिए मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था जो है उसे क्या कहा गया? उसे मनसबदारी व्यवस्था के नाम से जाना गया था। ये जो इक्ता प्रणाली है, इल्तुतमिश इसे क्या करता है? इसे स्टार्ट करता है, फिर अलाउद्दीन खिलजी से बंद कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसे बंद कर दिया जाता है, और इसे फिर से जो है भैया, यानी रीस्टार्ट करने की बात अगर हम लोग करें, इसे रीस्टार्ट करने की शुरुआत जो है वो कौन करता है भाई? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है इसे फिर से स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है भाई। चलिए फिर ये हो गए हैं हमारे यहाँ तक 350 क्वेश्चन। जैसे पहले मैंने आप सबसे कहा पूरा सल्तनत काल पढ़ना है, उसके बाद पूरा का पूरा आपका मुगल, और ये बिल्कुल क्रोनोलॉजी के हिसाब से आप सबको पढ़ के आना है। क्रोनोलॉजी के हिसाब से पहले सल्तनत काल हो गया है, सल्तनत काल, और उसके बाद जो है पूरा का पूरा मुगल, और क्रोनोलॉजी के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है भाई। जैसे सल्तनत काल में गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, बाबर हो गया, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, और फिर बहादुर शाह द्वितीय। तो इसी के साथ आप पूरा का पूरा भाई इस टॉपिक को पढ़ के आइएगा। ये गुलाम वंश की स्थापना 1206 में होती है और ये चलता है 1526 तक। बाबर मुगल वंश की स्थापना 1526 में करता है, औरंगजेब तक चलता है 1707, और बहादुर शाह जफर तक चलता है 1857 तक। ऐसे ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए फिर क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।